Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम रिसर्च सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है रिसर्च क्रिटिक, जो कि यूनिट नंबर 7 है। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिक को। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्रिटिक का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च क्रिटिक का यूनिट देख सकते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिक को। ये यूनिट इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट से आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज आते हैं और इस यूनिट पे असाइनमेंट्स भी करने होते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए भी आसानी होगी और अगर रिसर्च क्रिटिक पे कोई असाइनमेंट्स करने पड़े तो वो आप लोगों के लिए इजी होंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं रिसर्च क्रिटिक यूनिट को और उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिक को। क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिक करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई क्वालिटेटिव रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करो और फिर उस पर आप क्रिटिक स्टार्ट करो। क्रिटिक में क्या होता है कि किसी भी आर्टिकल के पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव क्रिटिक में आ जाते हैं और नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव क्रिटिक में आ जाते हैं। तो क्रिटिक करने के लिए सबसे पहले हम आर्टिकल के राइटिंग स्टाइल को देखेंगे कि उस आर्टिकल का राइटिंग स्टाइल कैसा है। यहाँ को आप पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि क्लियर राइटिंग स्टाइल उसकी होनी चाहिए, उसके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर लिखे हुए हों, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, उसमें कोई इनफॉर्मल वर्ड यूज नहीं हुए हो, सही है। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर लिखी हुई है तो ये आएगा पॉजिटिव क्रिटिक में। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखे तो वो हमारे पास आएगा नेगेटिव क्रिटिक में। और हम कहेंगे कि ओवरऑल इसका राइटिंग स्टाइल सही है, लेकिन नेगेटिव क्रिटिक में लिखेंगे कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा हैं, सही है। फिर उस आर्टिकल के अतर के बारे में हम लिखते हैं कि वो अतर जो है जिसने वो आर्टिकल लिखा है तो क्या उसके अतर की स्पेशलिटी उस फील्ड में है जिसमें उसने वो आर्टिकल लिखा है। मिसाल के तौर पे मैं एक नर्सिंग फील्ड से हूं और अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूं एनिमल्स पे और एनिमल का रिसर्च मैंने लिखा है तो फिर ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, तो फिर आप नेगेटिव क्रिटिक में लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो मेरी नर्सिंग स्पेशलिटी है तो क्या वो उस आर्टिकल में कहीं पे शो हो रही या नहीं। मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, क्या वो आर्टिकल उसके मुताबिक है या नहीं। अगर वो उसके मुताबिक है तो पॉजिटिव क्रिटिक में हम लिखेंगे, अगर वो उसके मुताबिक नहीं है तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव क्रिटिक में। इसके बाद ये तो जनरल चीजें हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल में सबसे पहले हमने राइटिंग स्टाइल पढ़ लिया, अतर के बारे डिटेल पढ़ ली। अब है टाइटल। अब उस आर्टिकल का जो टाइटल है क्या वो क्लियर है या नहीं, क्या वो स्पेसिफिक है या नहीं। अगर मैं कहीं पे स्ट्रेस देखना चाहता हूं और स्ट्रेस से रिलेटेड मैं कहता चाहूं कि एक्सप्लेनिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ नर्सेज रिगार्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो अगर मैं स्ट्रेस देखना चाहता हूं तो मेरे टाइटल से क्लियर कट पता होना चाहिए कि इसमें रिसर्चर का मकसद क्या है। वो टाइटल स्पेसिफिक होना चाहिए, वो क्या है अनएम्बिगुअस होना चाहिए। एम्बिगुअस कहते हैं कि जिसमें शक व शुबात हो, जिसमें गलती वगैरह हो, जिसमें क्लियरिटी ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइटल क्लियर होना चाहिए। तो मैं उस आर्टिकल के टाइटल को देखूंगा, अगर वो क्लियर है, स्पेसिफिक है, स्मार्ट है, टू द पॉइंट है तो मैं उसके पॉजिटिव क्रिटिक लिखूंगा। अगर वो क्लियर या स्पेसिफिक नहीं है तो वो मेरे पास आएगा नेगेटिव क्रिटिक में। इसके बाद रिसर्च में होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक रिसर्च में वो पार्ट होता है या पैराग्राफ होता है जिसमें समरी होती है उस रिसर्च की। तो अगर जो आर्टिकल मैंने
क्रिटिक के लिए उठाया है उसके एब्स्ट्रैक्ट में वो समरी लिखी है, मेथडोलॉजी होनी चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए, सैंपल होना चाहिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स वो होने चाहिए, एम होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ें क्लियर लिखी है तो पॉजिटिव क्रिटिक में आ जाएंगी बातें। लेकिन अगर उसमें सैंपल वगैरह की बात नहीं हुई, सैम्पलिंग टेक्निक की बात उसने स्किप की है, तो वो पॉइंट फिर मैं नेगेटिव क्रिटिक में लिखूंगा कि इसका एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन इसमें ये चीज़ें जो है ना उसकी डिफिशियंसी है। सही है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। तो जब क्वालिटेटिव रिसर्च होता है तो वो किसी फिनोमेना बेस होता है, वो किसी जो है हमारे पास कोई सिचुएशन या कोई इवेंट गुजरा है उसके बेस पे होता है। तो अगर कोई ऐसी फिनोमेना या कोई इवेंट वगैरह के बारे में वो क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ है तो क्या वो फिनोमेना क्लियरली आइडेंटिफाइड है या नहीं, वो क्लियरली लिखा हुआ है या नहीं, या आर द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसर्च क्वेश्चन कंसिस्टेंट, या जो फिनोमेना जो वो फाइंड करना चाहता है उस वो क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव उस फिनोमेना के रिलेटेड है या नहीं। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, हमने रिसर्च क्रिटिक में देखनी है। अगर उसमें क्लियर कट फिनोमेना मेंशन है और क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स उसके मुताबिक हैं तो हम फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बेस्ट हैं, पॉजिटिव क्रिटिक में आएगा। लेकिन अगर फिनोमेना क्लियर नहीं है, फिनोमेना अलग है, क्वेश्चन अलग है, तो फिर वो हमारे पास नेगेटिव क्रिटिक में हम इसको लिखेंगे। इसके बाद रिसर्च पर्पस आता है या सिग्निफिकेंस। तो कोई भी रिसर्च है उसका पर्पस होता है या उसकी कोई सिग्निफिकेंट होती है कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो, उसका आपकी फील्ड के लिए क्या फ़ायदा होगा, उसका रिसर्च के लिए क्या फ़ायदा होगा और आपकी रिसर्च से पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, जो आम लोग हैं उनका क्या फ़ायदा होगा या स्टूडेंट वगैरह हैं। तो ये चीज़ें अगर क्लियर मेंशन है तो सही, पॉजिटिव क्रिटिक में हम लिखेंगे। लेकिन अगर रिसर्च पर्पस या सिग्निफिकेंट क्लियर मेंशन नहीं है तो वो बात चीज़ हमारे पास फिर नेगेटिव रिसर्च में आ जाएगी, सॉरी नेगेटिव क्रिटिक में हम उसको लिख लेंगे। इसके बाद बात आती है लिटरेचर रिव्यू की। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है, ये एक चैप्टर है रिसर्च का। रिसर्च में जब आप अपने रिसर्च से रिलेटेड और रिसर्च जो है उनके रिजल्ट्स वगैरह लिखते हो, उनको रिव्यू करते हो, तो उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसमें रिसेंट 5 ईयर्स के रिसर्च आर्टिकल होने चाहिए। अगर 5 ईयर में आपका नीड पूरी नहीं हो रही तो 10% आप ओल्ड आर्टिकल इंक्लूड कर सकते हो। अगर ये चीज़ें हैं तो हम कहते हैं कि इसका लिटरेचर रिव्यू सही है। अगर उसमें ओल्ड आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हैं तो फिर हम ये नेगेटिव क्रिटिक में लिखेंगे कि इसके लिटरेचर रिव्यू में ओल्ड आर्टिकल ज़्यादा यूज़ हुए हैं। जो हमारे पास रिसर्च के रूल हैं तो आप रिसेंट 5 ईयर के आर्टिकल लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करोगे, सही है, और 10% तक आप ओल्ड आर्टिकल इंक्लूड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप ओल्ड आर्टिकल इंक्लूड नहीं कर सकते। तो लिटरेचर रिव्यू में ये चीज़ हमने देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन देखनी है और ये देखना है कि ये लिटरेचर रिव्यू ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, इस पर क्रिटिक करेंगे। इसके बाद बात आ जाती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। तो हमारे पास जो रिसर्च होते हैं तो मोस्टली रिसर्च जो है उसके बिहाइंड एक थ्योरी होती है जो उस रिसर्च को सुपरवाइज करती है, सही है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जिसके बेस पे हम रिसर्च करते हैं। तो क्या उस रिसर्चर ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मेंशन किया है? अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मेंशन किया है तो उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है, और वही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या इसके आर्टिकल या रिसर्च को सुपरवाइज कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीजें हम देखेंगे। अगर ये चीजें हैं तो पॉजिटिव क्रिटिक, अगर उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्लियर कट नहीं है तो नेगेटिव क्रिटिक में लिखेंगे। वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हुआ या वो उस रिसर्च के रेलेवेंट नहीं है तो वो बातें हमारे पास रिसर्च नेगेटिव क्रिटिक में आ जाएंगी, सही है। इसके बाद है मेथड एंड फिलॉसफिकल अंडरपिनिंग। Has the philosophical approach being identified? Why was this approach chosen? Have the philosophical underpinning of approach been explained? हम देखेंगे कि इसमें फिलॉसफिकल अप्रोच कौन सा यूज हुआ है। देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं वो मोस्टली फिलॉसफी बेस होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई फिलॉसफिकल या थ्योरेटिकल अप्रोच यूज हुआ है।
अगर कोई फिलॉसफिकल अप्रोच यूज हुआ है तो वो क्यों चूज हुआ है, उसके भी आप पॉइंट दोगे ना, रेशनल दोगे कि मैं ये फिलॉसफी यूज कर रहा हूं। और अगर वो फिलॉसफिकल अप्रोच उसने यूज किया है तो वो कितने अच्छे तरीके के साथ उसने यूज किया है, तो ये फिर आप अगर ये चीजें उसकी सही है पॉजिटिव क्रिटिक में लिखते हैं, अगर ये चीजें सही नहीं है तो हम कहते हैं कि फिलॉसफिकल अंडरपिनिंग नहीं है या फिलॉसफिकल अप्रोच इसमें वैलिड तरीके के साथ यूज नहीं हुआ, तो वो फिर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव क्रिटिक में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने ये चीज भी देखनी है जब हम रिसर्च क्रिटिक करें। इसके बाद आ जाती है बात सैंपल की। देखो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए जो रिसर्च पॉपुलेशन है उसमें से एक ग्रुप ले लेते हैं जो कि एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पॉपुलेशन का, उसको सैंपल कहते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज सैचुरेशन बेस लिया जाता है कि जब हमारे पास न्यू इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाए तो उस टाइम तक हम रिसर्च या डेटा कलेक्शन को स्टॉप कर देते हैं, इसको कहते हैं सैचुरेशन। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने एक्सप्लेन किया है। तो हम देखेंगे कि उस रिसर्चर ने सैंपल साइज जो लिया है क्या वो उसने सैचुरेशन बेस लिया है, अगर लिया है तो सही है, नहीं लिया तो फिर हम नेगेटिव क्रिटिक में लिखेंगे। दूसरा, वो सैंपल उसके पॉपुलेशन को क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अगर ये चीजें उसमें एक्सप्लेन हुई है, क्लियर है, तो वो बात आएगी हमारे पास पॉजिटिव क्रिटिक में। अगर नहीं हुई तो हम नेगेटिव क्रिटिक में लिखते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे डिफिशियंसीज हैं। तो सैंपल होगा सैचुरेशन बेस क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इथिकल कंसिडरेशन, तो किसी भी रिसर्च में इथिकल कंसिडरेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो क्या पार्टिसिपेंट ने आपको परमिशन दिया है, क्या आपने उनसे परमिशन लिया है, इन्फॉर्म कंसेंट फिल किया है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे मेंटेन रखोगे, उनकी प्राइवेसी आप कैसे प्रोटेक्ट रखोगे, क्या आपके रिसर्च में किसी को नुकसान है, अगर किसी को नुकसान है तो आपने नुकसान को ख़त्म करना है। इसके अलावा आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको परमिशन आपके एथिकल कमेटी से मिला है, अगर मिला है तो आपने रिसर्च में मेंशन किया है या नहीं। तो जिस आर्टिकल पे हम क्रिटिक करेंगे उसमें ये चीज़ें हम देखेंगे एथिकल कंसिडरेशन के क्या वो पूरे हैं या नहीं है। अगर एथिकल कंसिडरेशन उसके पूरे नहीं है तो हम नेगेटिव क्रिटिक में लिखते हैं कि इस आर्टिकल में रिसर्चर ने या अथर ने इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में क्लियर बात नहीं की है। सही है। इसके बाद हमारे पास डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस आता है। तो हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन उसने किस तरीके से किया, उसने कौन सा क्वेश्चनियर यूज किया। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वेश्चनियर यूज नहीं होता, स्टडी गाइड यूज होता है, जो कि वो मेंशन करेगा कि मैंने ये स्टडी गाइड यूज किया है। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर जो भी है तो वो चीज़ें यूज होती हैं जो आप लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की वीडियो में देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम क्रिटिक करेंगे तो हम देखेंगे कि इंक्लूजन क्राइटेरिया कि कौन से लोग वो लेगा, एक्सक्लूजन कौन से लोग वो नहीं लेगा, और इसके अलावा इन्फॉर्म कंसेंट, क्वेश्चनियर, स्टडी गाइड, स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्लियर एक्सप्लेन हुई हैं तो ये पॉजिटिव क्रिटिक में बात आएगी। अगर एक्सप्लेन नहीं हुई तो ये नेगेटिव क्रिटिक में बात आएगी। और इसी तरह डेटा एनालिसिस में तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई टेस्ट वगैरह यूज़ नहीं होते, उसके एनालिसिस थीमेटिक बेस होती है, हम थीम बनाते हैं, फिर उसमें आपस में कोरिलेट करते हैं और एंड में हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। अगर ये सही है तो हम कहेंगे पॉजिटिव क्रिटिक, अगर इसमें डिफिशियंसी है तो वो नेगेटिव क्रिटिक में आएगा। इसके बाद हमारे पास रिगर। रिगर क्या है, जिस तरह हमारे पास होती है जनरलाइजेबिलिटी कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कितना जनरलाइज कर सकते हो लोगों पे, वो कितना इफेक्टिव है, कितना इफिशिएंट है, इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में बात होती है रिगर की कि आपकी रिसर्च में कितना रिगर है। अब रिगर किसे कहते हैं, क्रेडिबिलिटी को, कितना क्रेडिबल है आपका रिसर्च, कितना यकीन लोग करते हैं उस पर, कितना डिपेंडेबिलिटी, कितना उसमें वो वेरिएबल्स क्लियरली आइडेंटिफाई हुए हैं, वो कितना ट्रांसफर है, वो कितना गुड है, कितना अच्छा है,
कितना अच्छे तरीके से वो प्रॉब्लम की सलूशन दे रहा है, तो वो पॉजिटिव क्रिटिक में आएगा। अगर आपका रिसर्च आप उसको इजीली जनरलाइज नहीं कर सकते पॉपुलेशन पे, या उसमें वो प्रॉब्लम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो वो फिर हम नेगेटिव क्रिटिक में लिखेंगे। तो रिगर इसको कहते हैं कि आपका रिसर्च कितना अच्छा है, कितना क्रेडिबल है, कितना जो है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब शफाफ है, क्लियर है, तो उसको हम कहते हैं रिगर। ये आप लोग एमसीक्यूज में याद रख ले, इसमें से भी एमसीक्यूज आता है। अगर ये चीजें नहीं है तो वो हमारे पास आएगा नेगेटिव क्रिटिक में। इसके बाद फाइंडिंग एंड डिस्कशन। तो फाइंडिंग जो आपके पास रिसर्च में आई है, जो ऑथर के पास आई है, वो फाइंडिंग उसने क्लियर की है या नहीं, एक्सप्लेन की है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसके फाइंडिंग आई है जिसको सिर्फ उसको समझ आती है, आपको समझ नहीं आ रही। अगर सारी चीज़ें सही है, फाइंडिंग उसकी सही है, डिस्कशन पोर्शन उसका सही है, उसने सही से रिजल्ट वगैरह लिखे हैं, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव क्रिटिक में आएगा। लेकिन अगर सही नहीं है तो नेगेटिव क्रिटिक हम हेडिंग देके लिखते हैं कि इसमें ये डिफिशियंसीज हैं। जिस तरह लिखा है कि आर द फाइंडिंग प्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएटली, क्या रिजल्ट फाइंडिंग अप्रोप्रिएटली उसने लिखे हैं। इज रिपोर्ट बीइंग प्लेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट वाज ऑलरेडी नोन फॉर द फिनोमेना, हैज ओरिजिनल पर्पस ऑफ द स्टडी बीन एडुकेटली एड्रेस। सही है कि आपके जो स्टडी का पर्पस था, उसका जो मकसद था, या जो प्रीवियस लिटरेचर वगैरह हैं, कि आपका रिसर्च उसके मुताबिक है, तो ये सारी चीज़ें फाइंडिंग डिस्कशन में। अगर नहीं है तो हम नेगेटिव क्रिटिक में लिखते हैं कि इसमें ये डिफिशियंसीज हैं। सेकेंड लास्ट हमारे पास स्लाइड है, वो क्या है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च का कंक्लूजन है, जो उसके इम्प्लीकेशन और रिकमेंडेशन है, क्या ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं। अगर सही लिखे हैं तो सही, सही नहीं लिखे तो हम फिर कहेंगे कि इसका कंक्लूजन कंफ्यूजिंग है, उसमें प्रॉब्लम है, इसके फाइंडिंग क्लियर नहीं है, इस आर्टिकल में ऑथर ने रिकमेंडेशन सही नहीं लिखे, तो वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्रिटिक में आएगा। और अगर ये पोर्शन उसने सही लिखे हैं तो वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव क्रिटिक में। सही है। और लास्ट स्लाइड रेफरेंस का है, तो उसने जितने भी आर्टिकल या बुक्स या जर्नल वगैरह या ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ किए, क्या उसने इनका प्रॉपर रेफरेंस वगैरह लिखे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि रेफरेंसेस उसने खुद से डाले हैं, क्योंकि रेफरेंसेस हमारे पास ऐप के मुताबिक होते हैं, मेंडली यूज़ होता है, और भी हमारे पास रेफरेंसेस के ऐप यूज़ होते हैं। तो अगर ऐप के मुताबिक सीक्वेंस वाइज उसने रेफरेंसेस लिखे हैं EPA स्टाइल के मुताबिक या वेनकोर के, तो सही है। अगर नहीं लिखे तो वो फिर हम नेगेटिव क्रिटिक में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिक का यूनिट था। अगर किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। रिसर्च से रिलेटेड आपको जिस तरह भी पेड असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी आप लोगों का 7th सेमेस्टर होगा, तो आपके जितने भी जूनियर्स हैं, जितने भी आपके जूनियर्स और फ्रेंड हैं, आप हमारे चैनल का लिंक उनके साथ शेयर करें। कल को अगर आप टीचिंग करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।